महान साम्राज्य की शुरुआत किसी विशाल सेना या भव्य महल से नहीं होती। कभी कभी ये इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां एक छोटे से गांव, एक साधारण परिवार या एक ऐसे शासक से शुरू होती है जिसका नाम उस समय शायद ही किसी ने सुना हो। लेकिन समय अगर किसी का साथ दे तो वही छोटा सा नाम सदियों बाद इतिहास के सबसे सुनहरे अध्यायों में लिखा जाता है। बुंदेलखंड की धरती पर भी लगभग 1200 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ। उस समय किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि चट्टानों और जंगलों के बीच रहने वाला एक छोटा सा राजवंश एक दिन ऐसे मंदिर बनवाएगा जिन्हें देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आएंगे। यही थी चंदेलों की कहानी, एक ऐसा राजवंश जिसने केवल राज्य नहीं बनाया बल्कि बुंदेलखंड की पहचान ही बदल दी। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि किस प्रकार बुंदेलखंड का उल्लेख रामायण, महाभारत और प्राचीन भारतीय परंपराओं में मिलता है। लेकिन अब हमारी यात्रा नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब हमारे सामने केवल लोक कथाएं या धार्मिक मान्यताएं नहीं हैं। अब हमारे पास शिलालेख है, ताम्रपत्र है, अभिलेख है और ऐसे पुरातत्व प्रमाण है जो हमें उस समय के वास्तविक इतिहास की झलक दिखाते हैं। यहीं से बुंदेलखंड की कहानी पहली बार पूरी स्पष्टता के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज होने लगती है। 9वीं शताब्दी का भारत लगातार बदल रहा था। कभी कभी उत्तर भारत पर प्रभाव करने वाला गुप्त साम्राज्य अब इतिहास बन चुका था। उसकी जगह कई क्षेत्रीय शक्तियां उभर आई थी। पश्चिम में गुर्जर परिहार, पूर्व में नेपाल और दक्षिण में राष्ट्रकूट। तीनों साम्राज्य उत्तर भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इतिहासकार इस लंबे राजनीतिक संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। लगभग 2 शताब्दियों तक चले इस संघर्ष ने उत्तर भारत की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन अक्सर इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं वहीं जन्म लेती हैं जहां बड़े साम्राज्यों की नजर नहीं पहुंचती। जब उत्तर भारत की महाशक्तियां एक दूसरे से युद्ध में व्यस्त थी, उस समय विंध्य पर्वतों, घने जंगलों और कठोर चट्टानों से घिरे बुंदेलखंड में एक नई शक्ति धीरे धीरे आकार ले रही थी। यही वह समय था जब इतिहास में पहली बार चंदेल राजवंश का उल्लेख मिलता है। लेकिन कौन थे चंदेल? इस प्रश्न का उत्तर इतिहास और लोक कथा दोनों अलग अलग ढंग से देते हैं। बुंदेलखंड के लोक परंपराओं में एक प्रसिद्ध कथा मिलती है कि चंदेल राजवंश की उत्पत्ति चंद्रदेव और हेमावती के दिव्य मिलन से हुई थी। सदियों से यह कथा लोकगीतों और जनश्रुतियों से सुनाई जाती आ रही है और आज भी बुंदेलखंड की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस कथा को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। वे मुख्य रूप से खजुराहो, अजयगढ़ और अन्य स्थानों से प्राप्त शिलालेखों, ताम्रपत्रों तथा पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर चंदेलों के इतिहास का अध्ययन करते हैं। इसलिए इस कहानी को समझते समय यह जानना जरूरी है कि लोक परंपरा और इतिहास दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। इतिहास में जिस पहले चंदेल शासक का प्रमाण उल्लेख है उसका नाम था नन्नुक। अधिकांश विद्वान उन्हें 9वीं शताब्दी का शासक मानते हैं। उनके जीवन के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन खजुराहो के अभिलेखों में उन्हें चंदेल वंश का संस्थापक माना गया है। उस समय वे संभवतः गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अधीन एक स्थानीय सामंत थे। उनका राज छोटा था, संसाधन सीमित थे और शायद उस समय किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि यही छोटी सी सत्ता आगे चलकर उत्तर भारत के सबसे प्रभावशाली राजवंशों में बदल जाएगी। नन्नुक के बाद सत्ता उनके उत्तराधिकारी वाक्यपति के हाथों में आई। उपलब्ध अभिलेख बताते हैं कि उन्होंने राज्य को संगठित करने और उसकी सीमाओं को सुरक्षित रखने का कार्य किया। उनके बाद जय शक्ति और विजय शक्ति ने इस नींव को और मजबूत किया। इतिहासकारों का मानना है कि इसी जय शक्ति, जिन्हें जेजा भी कहा जाता था, के नाम से पूरे क्षेत्र को जेजा भुक्ति कहा जाने लगा। यही जेजा भुक्ति आगे चलकर बुंदेलखंड की ऐतिहासिक पहचान बनी। यह केवल नाम का परिवर्तन नहीं था बल्कि एक संकेत था कि चंदेल अब एक स्थानीय परिवार भर नहीं रहे, वे एक उभरती हुई राजनीतिक शक्ति का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन केवल सीमाएं बढ़ा लेने से कोई राज्य महान नहीं बनता। महान वह शासक होता है जो अपनी धरती को समझे और शायद यही चंदेलों की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने बहुत जल्दी यह समझ लिया था कि बुंदेलखंड की सबसे बड़ी चुनौती उसकी भूमि है। पथरीली जमीन, सीमित वर्षा, मौसमी नदियां और उबड़ खाबड़ पठार। जहां दूसरे शासक इन परिस्थितियों को कमजोर मानते, वहीं चंदेलों ने इन्हें अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया। उन्होंने पहाड़ियों को प्राकृतिक किले बनाया, जल संरक्षण को शासन का हिस्सा बनाया और ऐसे प्रशासन की नींव रखी जो केवल युद्ध नहीं बल्कि विकास पर भी आधारित था। यही सोच आगे चलकर बुंदेलखंड को केवल एक राज्य नहीं बल्कि मध्य भारत की सबसे संगठित शक्तियों में बदलने वाली थी।
लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अभी चंदेलों ने अपनी पहचान बनानी शुरू ही की थी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। उन्हें केवल एक क्षेत्र पर शासन नहीं करना था, बल्कि उत्तर भारत की शक्तिशाली राजनीतिक ताकतों के बीच अपनी जगह भी बनानी थी। और इसी संघर्ष से उभरकर सामने आए एक ऐसे राजा जिन्होंने चंदेलों का नाम पूरे भारत में पहुंचा दिया। नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन के साथ ही चंदेल राजवंश का इतिहास एक नए मोड़ पर पहुंचता है। अब यह केवल एक उभरता हुआ स्थानीय राज्य नहीं था, बल्कि उत्तर भारत की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाली शक्ति बन चुका था। खजुराहो के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर के शिलालेख और अन्य अभिलेखों के आधार पर इतिहासकार मानते हैं कि यशोवर्मन ने अपने राज्य का उल्लेखनीय विस्तार किया और चंदेल सत्ता को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाया। यही वह समय था जब चंदेल शासकों ने अपने आसपास के क्षेत्रों पर प्रभाव स्थापित करना शुरू किया और स्वतंत्र शक्ति के रूप में पहचाने जाने लगे। लेकिन किसी भी साम्राज्य की असली परीक्षा युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि उसके निर्णयों में होती है। यशोवर्मन ने समझ लिया था कि यदि चंदेलों को लंबे समय तक टिकना है तो उन्हें केवल सेना नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र चाहिए जो पूरे राज्य की शक्ति का प्रतीक बन सके। और इसी सोच ने उन्हें पहुंचाया कालिंजर तक। आज कालिंजर का नाम सुनते ही सबसे पहले उसका विशाल किला याद आता है। लेकिन उस समय कालिंजर केवल एक दुर्ग नहीं था, बल्कि पूरे मध्य भारत की सामरिक धुरी माना जाता था। विंध्य पर्वतमाला की ऊंची चट्टानों पर स्थित यह स्थान प्राकृतिक रूप से इतना सुरक्षित था कि किसी भी शत्रु के लिए यहाँ तक पहुँचना एक बड़ी चुनौती थी। चारों ओर फैले जंगल, ऊंची ढलानें और सीमित प्रवेश मार्ग इसे लगभग अवैध मानते थे। यही कारण है कि इतिहासकार कालिंजर पर अधिकार को केवल एक सैन्य उपलब्धि नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं। जिसने कालिंजर पर नियंत्रण स्थापित किया, उसने बुंदेलखंड के हृदय पर अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन चंदेलों की सबसे बड़ी ताकत उनकी तलवार नहीं, बल्कि उनकी दूरदृष्टि थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि युद्ध जीतकर राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन उसे टिकाए रखने के लिए जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। और जनता का विश्वास केवल कर वसूलने से नहीं, बल्कि उसकी समस्याओं को समझने से मिलता है। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या सदियों से पानी की रही है। कम वर्षा, कठोर चट्टानें और मौसमी नदियां खेती को कठिन बनाती थी। शायद इसी कारण चंदेल शासकों ने जल संरक्षण को शासन में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल किया। पुरातात्विक अध्ययन बताते हैं कि चंदेल काल में पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में तालाब, बांध, सागर और जलाशय बनवाए गए। महोबा का मदन सागर, कीरत सागर, विजय सागर और अनेक अन्य प्राचीन जल संरचनाएं आज भी उस इंजीनियरिंग कौशल की गवाही देती हैं। इनका उद्देश्य केवल पानी जमा करना नहीं था, बल्कि खेती, पेयजल और स्थानीय अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाना भी था। इतिहासकारों का मानना है कि यही जल प्रबंधन व्यवस्था चंदेल राज्य की समृद्धि की एक प्रमुख आधारशिला बनी। इसके साथ चंदेल शासकों ने व्यापार और शिल्प को भी संरक्षण दिया। सुरक्षित मार्ग, संगठित प्रशासन और स्थिर शासन के कारण नगरों का विकास होने लगा। कारीगर, मूर्तिकार, धातु शिल्पी और वास्तुकार इस क्षेत्र में आने लगे। धीरे धीरे बुंदेलखंड केवल योद्धाओं की भूमि नहीं रहा, यह कलाकारों, शिल्पियों और विद्वानों की भी धरती बनता गया। किसी भी सभ्यता की पहचान केवल उसकी सेना से नहीं होती, बल्कि उसके कलाकारों से भी होती है। और चंदेलों ने भली भांति इसे समझा। यशोवर्मन के बाद सत्ता संभाली नंगदेव ने, जिन्हें अधिकांश इतिहासकार चंदेल साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासकों में गिनते हैं। लगभग आधी शताब्दी तक चले उनके शासनकाल में चंदेल शक्ति अपने उत्कर्ष पर पहुंची। अभिलेखों से पता चलता है कि उन्होंने अपने राज्य को राजनीतिक रूप से मजबूत किया, प्रशासन को संगठित किया और धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों को संरक्षण दिया। उनके समय तक चंदेल अब किसी अन्य साम्राज्य के अधीन सामंत नहीं थे। वे उत्तर भारत की एक स्वतंत्र और सम्मानित शक्ति बन चुके थे। लेकिन यदि आज 1000 वर्ष बाद भी लोग चंदेलों का नाम लेते हैं, तो उसका कारण केवल उनके युद्ध नहीं है। उन्होंने पत्थरों में ऐसी भाषा लिखी जिसे पूरी दुनिया आज भी पढ़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ऐसे मंदिर बनवाए जिनकी दीवारों पर केवल देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं, बल्कि उस समय का पूरा समाज सांस लेता हुआ दिखाई देता है। वहाँ संगीत, नृत्य, प्रेम, परिवार, युद्ध, आध्यात्मिकता और मानव जीवन का लगभग हर रंग दिखाई देता है। यही कारण है कि इतिहासकार खजुराहो को केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य का एक जीवंत दृश्य पत्र मानते हैं। चंदेलों की यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि अधिकांश राजवंश की महानता केवल उसके जीते हुए युद्धों से नहीं नापी जाती। महानता इस बात से तय होती है कि उसने अपने लोगों के लिए क्या छोड़ा।
चंदेलों ने केवल सीमाएं नहीं बढ़ाई, उन्होंने जलाशय छोड़े, नगर छोड़े, संस्कृति छोड़ी और ऐसी स्थापत्य विरासत छोड़ी जो 1000 वर्ष बाद भी भारत की पहचान बनी हुई है। इसलिए अनेक इतिहासकार 10वीं और 11वीं शताब्दी के चंदेल काल को बुंदेलखंड का स्वर्णिम युग कहते हैं। यह समय था जब यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से शक्तिशाली, आर्थिक रूप से समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से अपने चरम पर था। लेकिन हमारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि चंदेलों की सबसे अद्भुत रचना अभी हमारे सामने आना बाकी है। क्या एक ऐसा नगर जहाँ कभी लगभग 85 भव्य मंदिर थे, जहाँ आज भी केवल कुछ मंदिर बचे हैं, लेकिन वे इतने अद्भुत हैं कि उन्हें देखने हर साल दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। एक ऐसी धरोहर जिसने यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला। आखिर खजुराहो के मंदिर क्यों बनाए गए? कैसे एक छोटे से बुंदेलखंड ने दुनिया की सबसे महान स्थापत्य कृतियों में से एक को जन्म दिया? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे अगले एपिसोड में। खजुराहो, पत्थरों में लिखी गई एक अमर कहानी, हम जानेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारी डॉक्यूमेंट्री सीरीज बुंदेलखंड में और हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पे। नमस्कार।